नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने करहल की जिम्मेदारी सौंपी है डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को, क्योंकि करहल में सबसे ज़्यादा यादव हैं, उसके बाद दलित हैं और उसके बाद शाक्य के मतदाता करीब 60,000 हैं। जहां पर इसके पहले भारतीय जनता पार्टी शाक्य के प्रत्याशी उतारा करती थी, लेकिन अब की भारतीय जनता पार्टी ने शाक्य के प्रत्याशी नहीं उतारा है। अब की बार उतारा है यहां पर यादव प्रत्याशी, जिससे समाजवादी पार्टी के पास एक मौका मिल चुका है कि जो शाक्य प्रत्याशी उतारने से बीजेपी को फायदा हो जाता था, कुछ वोट बीजेपी को मिल जाते थे, समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को लगा करके उस वोट को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश की है। और उस इलाके में 2024 के लोकसभा के चुनाव में एटा, इटावा, मैनपुरी खास करके शाक्य के मतदाता समाजवादी पार्टी को वोट भी दिए थे, अधिकतम अंधभक्तों को छोड़ करके। और डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को चुनाव हरवाया गया। अखिलेश यादव प्रत्येक मंच पर खुलेआम कहते हैं। इस अवसर पर जब डॉक्टर नवल किशोर शाक्य पहुंचे हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी पसीना बहा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी इन्हें और बड़े नेता के तौर पर उभार देना चाहती है अपने इलाके में। भले सांसद नहीं बन पाए हों, लेकिन लोगों के दिलों में इस समय बस चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति की जानकारी रखने वाला आदमी, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, हर आदमी इनको अब जानता है। खास करके शाक्य सैनी, मौर्य, कुशवाहा के लोगों के अंदर एक टसक है, उसमें यादव समाज भी है, उसमें मुस्लिम समाज भी। एक टसक इस बात की है कि हमारे इस प्रत्याशी को चुनाव हरवा दिया गया। इनके साथ साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव भी नजर आ रहे हैं। इनके साथ साथ एक बड़ी टीम करहल में काम कर रही है, मैनपुरी में काम कर रही है, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा इस इलाके में काम कर रही है। और इसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को आने वाले वक्त में मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका एक भाषण सुनिएगा, जो इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को कमेंट करिएगा। नमस्कार। आज की इस चुनावी जनसभा में अध्यक्षता कर रहे आदरणीय बनवारी लाल कुशवाहा जी और मुख्य अतिथि के रूप में पधारे आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, करहल विधानसभा चुनाव के प्रभारी आदरणीय चंद्रदेव यादव जी, मैनपुरी जनपद के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया आलोक साकी जी, प्रदीप साकी जी, इटावा से चुनाव लड़े आदरणीय सर्वेश साकी जी, आदरणीय महाराज सिंह साकी जी, जन्मेश साकी जी, और एटा से सांसद आदरणीय देवेश साकी जी, और मंचासीन सभी नेतागण, सम्मानित जनता और करहल के सम्मानित मतदाता, माताएं और बहनें, ये चुनाव जो उपचुनाव है, अभी 2000 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के साथ पूरे भारत देश में जिस तरह से पीडीए का जो नारा दिया था, और ये पीडीए का नारा वही नारा है जिस नारे को कभी भगवान बुद्ध ने संगम शरणम गच्छामि के रूप में दिया था। ये वही नारा है जिस नारे को ज्योतिबा फुले जी ने कभी दिया था। मां सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के रूप में पिरोकर महाराष्ट्र की धरती से पूरे भारत देश में फैलाने का काम किया। ये वही नारा है
जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को पूरा करने का नारा था। आज हम और आप जो भी हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी के आशीर्वाद से हैं। ये करहल का सौभाग्य है। मैं कह सकता हूं कि जब जब इस देश पर संकट आया, जब जब इस देश पर संकट आया और उस संकट को उभारने के लिए मैनपुरी के लोगों का सबसे ज्यादा योगदान रहा। मैं बात कर रहा हूं जब देश में राम मंदिर की आग थी, पूरा देश आरक्षण में जल रहा था और उस समय श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पूरे देश में पीडीए के लोगों को इकट्ठा करके इस देश में जनता दल की सरकार बनाने का काम किया था। और वही 2024 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत देश में पिछड़ों के, दलितों के और अल्पसंख्यकों के जो हक और अधिकार हमें और आपको भारतीय संविधान में दिए थे, एक एक करके धीरे धीरे खत्म करने का काम किया। और मैं कह सकता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस सरकार ने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है कि गरीब के परिवार से अब शिक्षा लाखों कोस दूर चली जाएगी। मैं कह सकता हूं आज आपके सामने खड़ा हूं, आज आपके सामने इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मैं शिक्षा के दम पर खड़ा हूं। और आप सबको मालूम है कि जिस परिवार से मैं ताल्लुक रखता हूं और उस परिवार से निकलकर मैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में गया और किंग जॉर्ज मेडिकल करने के बाद मैं वहां प्रोफेसर भी रहा। और प्रोफेसर के बाद मैं कह सकता हूं कि अभी कुछ दिनों में मैं ऑस्ट्रेलिया में ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर लेक्चर देने गया था। ये सब इसलिए है क्योंकि हमारे पुरखे और खासकर बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो अपने संविधान में पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था की थी, उस आरक्षण के दम पर डॉक्टर नवल किशोर यहाँ तक आया। और मैं कह सकता हूँ कि संविधान तो आज भी है, संविधान आज भी है और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग उस संविधान को सही मायने में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि हम संविधान कितना ही अच्छा क्यों न बना दें, जब तक उसको मानने वाले लोगों की मनोदशा अच्छी नहीं है तो वो संविधान किसी काम का नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि जब से देश आजाद हुआ और उत्तर प्रदेश में जब से देश आजाद हुआ और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सही मायने में संविधान को जो लागू करने का काम किया वो श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। और उसके बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम किया। बच्चों को जिस तरह से शिक्षा देने की व्यवस्था 2012 में कर दी, जहां महानगरों के बच्चे लैपटॉप और कंप्यूटर से पढ़ा करते थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2012 में लैपटॉप, एचपी के लैपटॉप और कंप्यूटर देके इस उत्तर प्रदेश के तमाम गांव के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने के लिए काम किया। और मैं कह सकता हूं, मैं कह रहा था कि जब जब इस देश में संकट आया, मैनपुरी के लोगों का विशेष योगदान रहा। मैनपुरी के लोगों का मैं धन्यवाद इसलिए भी देता हूं क्योंकि संकिसा की धरती पर भगवान बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं तो वो मैनपुरी के हैं। और उसमें भी अगर बात की जाए, मैनपुरी में भी अगर सबसे ज्यादा बात की जाए तो करहल के लोगों का सबसे ज्यादा योगदान संकिसा की धरती पर भगवान बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाने का काम होता है। और आज मैं कह सकता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जहां 2024 में अपने समाज को सबसे ज्यादा टिकटें दिए, और जैसे देवेश भाई एटा से लड़े चुनाव, हम फरुखाबाद से लड़े थे और हम लोग 21वें राउंड के बाद जब मैंने काउंट किया तो तकरीबन 4700 वोट से हम जीत रहे थे, लेकिन हम लोगों को हराने का काम किया। प्रशासन ने जबरदस्त हराने का काम किया। 2:30 बजे रिजल्ट आउट हो सकता था, लेकिन वो
रात में 8 बजे के आसपास बिजली काट दी और जो समर्थक थे उनके ऊपर लाठी और डंडे डाले गए, आंसू के गोले डाले गए, लोकतंत्र की हत्या की गई। तो मैं कह सकता हूं कि इस बार भी संकट है और ये संकट खासकर ये जो चुनाव है 2024 का उपचुनाव, इस उपचुनाव से ना तो सरकार बनेगी और न ही नई सरकार का कोई महत्वपूर्ण विभाग मिलेगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये चुनाव फर्रुखाबाद के चुनाव का अपमान का बदला लेने का चुनाव है। इसलिए आप सब लोग इस बार समाजवादी पार्टी और उनके प्रत्याशी आदरणीय तेज प्रताप यादव जी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर भारी से भारी मतदान कर देना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अभी काम चल रहा है, और उत्तर प्रदेश भी अभी संकट में है और ये उपचुनाव 2027 की नींव रखने का भी चुनाव होगा। मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह से आदरणीय डिंपल यादव जी को नेताजी के परिनिर्वाण होने के बाद में ऐतिहासिक विजयी बनाने का काम किया, इसी तरह से इस उपचुनाव में आदरणीय तेज प्रताप यादव जी को जो सीट आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लोकसभा में पहुंचने के कारण रिक्त हुई है, जितने वोट उनको मिले थे उससे भी ज्यादा वोट देने का काम कर देना। क्योंकि साथियों के बारे में हमेशा ये कहा जाता है, जिधर मुड़ जाते हैं उधर ही की सरकार बना देते हैं। आपका इतिहास ऐसा रहा है, आपने बीच में गलत डिसीजन लिए, उनके कारण हमारे समाज के जो लोग बैठे हुए हैं उनको समय समय पर अपमानित होने का काम होता है। और वही समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी अपने समाज के लोगों को सम्मान देने का काम करती है। आदरणीय देवेश भैया जो एटा से सांसद हैं, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जो देश की संसद में बैठे हुए हैं, वो समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में संसद में प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी की तरफ से कर रहे हैं। इसलिए हम पूछना चाहेंगे, इस बार उत्तर प्रदेश के संकट को और खासकर करहल के संकट को सोचिए, यही समाजवादी पार्टी जो परिवारवाद का समाजवादी पार्टी के ऊपर नारा देती थी और उसी भारतीय जनता पार्टी ने परिवार के मुखिया को टिकट देके परिवार में फूट डालने का काम किया है। पहले तो ये लोग समाज को विघटित करते थे, अब तो ये परिवार में भी विघटन करने का काम करते हैं। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है, किसी की बातों में नहीं आना है और समाजवादी पार्टी को यहाँ से ऐतिहासिक विजयी बना देना, यही अनुरोध हम आप सबके बीच में करने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मंच पर हमारे जितने भी पीछे मंचासीन नेतागण हैं, उन्हें आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को विराम करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।